हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर CSIR, नेट, गेट, IIT जेम्स, PGT केमिस्ट्री, KBS, NBS यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में नहीं पता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कोई भी चीज़ समझ नहीं पाएंगे। तो आज का ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे और साथ डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट होते कौन कौन से हैं, जिसे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स भी बोला जाता है। तो आप पूरा वीडियो वॉच जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आप पूरा वीडियो देखेंगे तो इसके अलावा कार्बोकेटाइंस के कोई भी आपके टर्म छूटेंगे नहीं। सारा एक्सप्लेनेशन हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो हम देखते हैं कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते क्या हैं। इसके पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट आर बिलीव टू बी ट्रांसिएंट इंटरमीडिएट्स इन मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस। द मेन टाइप ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, जो भी आपके मेन्स रिएक्टिव इंटरमीडिएट हैं वो कौन कौन से हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? कार्बोकेटाइंस हो गया, इसे भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट बोला जाता है किसी भी रिएक्शंस में। कार्बेनाइंस हो गया, फ्री रेडिकल्स हो गए, कार्बीन्स हो गए, नाइट्रीन्स हो गए, एराइंस हो गए। ये सब आपके रिएक्टिव इंटरमीडिएट की कैटेगरीज में आते हैं। अब हम जानेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट की जो डिफिनीशन होती है क्या होती है। तो आपकी जो भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट होती है जनरेटेड बाय ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोई अगर सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड है, अगर आप इसका ब्रेकिंग करा दीजिए, टूट जाएगा बॉन्ड, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलता है? ये सारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट मिल जाते हैं। जैसे कार्बोकैटायन मिल जाएगा, कार्बेनाइन मिल जाएगा, फ्री रेडिकल्स मिल जाएगा, कार्बिन्स मिल जाएगा, नाइट्रिन्स मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप वीडियो को देखते हुए स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका नोट्स 1 बाय 1 करके बनाते चलिए। आपको सारे टॉपिक इसमें मिल जाएंगे। जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सारे टॉपिक को हमने मार्क कर दिया है। अब रिएक्टिव इंटरमीडिएट आर जनरेटेड बाय ब्रेकिंग कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग से बनता है ऑफ द सबस्टेट। दे आर शॉर्ट लिव्ड। रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो रिएक्शन में होते हैं, जिसे आप रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी कुछ ही समय के लिए बनते हैं रिएक्शंस में, कुछ ही समय के लिए रहते हैं। शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज, हाफ लाइफ टाइम इसका जनरली होता है 10⁻⁻6 सेकेंड से भी कम होता है। एंड आर हाईली रिएक्टिव, और इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे ही रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनते हैं, किसी दूसरे एटम अथवा मॉलिक्यूल से रिएक्शंस करके अगला प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप जानेंगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है उसका आप जनरेशन करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से। कोवैलेंट बॉन्ड के जो ब्रेकिंग कराएंगे तो वो आपको मिल जाएगा। और ये एक शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होता है और बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव्स होता है। द फ्यू इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट आर एज फेलोज। यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट है कार्बोनियम, कार्बोकेटाइन, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पूरा जानेंगे कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी क्या होती है, जनरेशन क्या होती है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा अगर आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं ये भी हमें आप कमेंट करके बताएंगे। तो कार्बोकेटाइन, कार्बोनियम आयन। कार्बोकेटाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप CSIR नेट का एग्जाम देंगे तब भी कार्बोकेटाइन से क्वेश्चन आएंगे, गेट का एग्जाम देंगे तब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अरेंज करने के लिए आ जाता है। कोई भी अगर आप कंपैरेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो जनरली 1 से 2 क्वेश्चन कार्बोकेटाइन से आते ही आते हैं। तो कार्बोकेटाइन को कार्बोनियम आयंस भी बोला जाता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। कार्बोकेटाइन क्या होगा? कार्बोकेटाइन हैज़ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम। अगर कोई कार्बन एटम है उस पर प्लस चार्ज है। कार्बन एटम व्हिच हैज़ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल, जिसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 6 इलेक्ट्रॉन हो इन आउटर मोस्ट शेल। ऐसी जो भी स्पीसीज होगी वो आपके किसकी कैटेगरीज में आएगी? कार्बोकेटाइंस। तो बहुत लोग एनर्गल डिफिनेशन लिखते हैं कि कार्बोकेटाइन जनरेटर, तो ये सब आप नहीं बताएंगे। आप बताएंगे कार्बन पे अगर कोई स्पीसीज पॉजिटिव चार्ज रख रही है और उसके पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये स्पीसीज आके कार्बोकेटाइन स्पीसीज में आएगी। अब हम देखेंगे कैसे बनाएंगे, यानी कैसे जनरेट होता है कार्बोकेटाइन, स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। प्रीवियस क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया है होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन। अगर आपने अभी तक होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिजन वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिजन होते क्या हैं, उसमें आप आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे कार्बोकेटाइंस बनते हैं। तो द हेट्रोलिटिक फिजन ऑफ द CX बॉन्ड इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिस
X is more electronegative than carbon atom, generate the negatively charged anions and positively charged known as carbocations। ये आपका कोई सबस्टेट दिया हुआ है, इसमें कार्बन के साथ X जो है कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। जब कार्बन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की बॉन्ड की अगर आप बात करेंगे तो ये एटम क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। ये अपना कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेके क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा। कार्बन से इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, और X इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके पास क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो जनरली आप कह सकते हैं C और X बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा, यानी दो पोल में डिवाइड होगा। X की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है देन कार्बन की अपेक्षा, इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींच ले रहा है, ले रहा है, और कार्बन पे प्लस चार्ज जनरेट हो रहा है और X इस पर माइनस हो रहा है। ऐसे फिजन को अगर कोई एक ही स्पीसीज दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र अपने पास ले रही है तो ऐसे फिजन को बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिजन्स, यानी बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ओनली वन स्पीसीज, दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीसीज को अगर कहीं मिल रही है, ऐसा ब्रेकिंग हो रहा है, तो ऐसे ब्रेकिंग को आप बोलते हैं हेट्रोलिसिस फिजन। ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो आपने देखा कि जब आप हेट्रोलिटिक फिजन यहाँ पे करा दे रहे हैं तो आपको क्या मिल जा रहा है, कार्बोकेटायन भी मिल रहा है और एक कार्बोनाइंस भी मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, कार्बोकेटायंस मिल गया, और एक यहाँ से लिविंग ग्रुप जो था वो निकल गया। अब जो भी कार्बोकेटायंस है, अगर आप बात करें इस पे हाइब्रिडाइजेशन की, तो आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जोड़ते हैं कि कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 हैं, तो कार्बोकेटायन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 हैं, तो कार्बोकेटायंस क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। द कार्बन एटम इन ए टिपिकल कार्बोकेटायन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। द pz ऑर्बिटल्स रिम्पटी, जो भी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसमें 2 ऑर्बिटल तो p के यूज हो गए, px एंड py। अभी p का एक ऑर्बिटल्स क्या होगा, बैकेंट होगा, जो कि क्या है, pz ऑर्बिटल्स, एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द अदर बॉन्ड। द कार्बोकेटायन अडॉप्ट ए ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, जिसके अनुसार से ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर भी अडॉप्ट कर सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं इस अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया, ए इम्पटी p वाला ऑर्बिटल्स है, बाकी तीनों सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। तो जो भी आपकी कार्बोकेटायंस की बॉन्ड एंगल्स होती है वो क्या होती है, 120 डिग्री, और स्ट्रक्चर क्या बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर बनता है। प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन पिरामिडल स्ट्रक्चर। प्लेनर स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ऐसा देखा गया है क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन के द्वारा, और कंफर्म किया गया है बाय NMR एंड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे, कार्बोकेटायंस आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, pz ऑर्बिटल्स रिम्पटी एंड शेप्स आर ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज। और कैसे जनरेट होता है, तो हेट्रोलिटिक फिजन आप करा दीजिए किसी भी पोलर बॉन्ड में, अथवा जो ऐसा आइटम्स हो जिसमें एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा हो, दूसरे की क्या हो, कम हो। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। जब भी आप कार्बोकेटायंस जनरेट करते हैं तो अगर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 3 कार्बोकेटायंस बने हैं, तो ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली आता है, अरेंज कीजिए। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो ये तो थी इसकी स्टेबिलिटी आर्डर। अब हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकते हैं कार्बोकेटायंस के, जो भी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक हैं कार्बोकेटायंस के। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इसका है, कार्बोकेटायन हैड ए पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। कार्बोकेटायंस के क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। सेकेंड कैटेगरीज है, कार्बोकेटायन हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, इट हैज़ ए इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कार्बोकेटायन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। सो इट बिहेव्स लाइक ए लुईस एसिड, इसीलिए कार्बोकेटायन कैसा बिहेव करेगा, लुईस एसिड के जैसे बिहेव करेगा, और लुईस एसिड के बिहेव करेगा यानी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होगा। कार्बोकेटायन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज। अगला है, सिंस आर इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड इन स्टेट सो कार्बोकेटायन इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। कार्बोकेटायंस क्या होगा, डायामैग्नेटिक इन नेचर होगा। अगला है, कार्बोकेटायन आज फार्म्ड इन पोलर सॉल्वेंट। वो कैसे फार्म होता है, पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। अगर कोई सॉल्वेंट क्या है, पोलर है, अथवा कोई स्पीसीज पोलर है, तो वहाँ पे कार्बोकेटायंस का जनरेशन हो सकता है। अगला है, इट स्टेबलाइज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर कहीं पे आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं अथवा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं जिससे आप बोलते हैं, तो
उस कंडीशन में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये सारे पॉइंट आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता है कार्बोकेटायन बिहेव्स एज, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कार्बोकेटायन विल कंबाइन विथ एनी सब्सटेंस दैट इज न्यूक्लियोफाइल, यानी अगर कार्बोकेटायन जिस पे प्लस चार्ज है इसको कंबाइन होना होगा तो ऐसी स्पीसीज से बिहेव करेगा जो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिच होंगे, लाइक न्यूक्लियोफाइल आके इसके पास अटैक कर सकता है। तो कार्बोकेटायन विल कंबाइन विथ एनी सब्सटेंस दैट इज न्यूक्लियोफाइल व्हिच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगला है कार्बोकेटायंस आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, क्योंकि प्लस चार्ज है यानी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। तो ये तो इसके करैक्टरिस्टिक हो गए। आप कैसे जनरेट करते हैं कार्बोकेटायन इसको देख लिया आपने। रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या होते हैं, अब हम आगे टर्म में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपसे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। आपका ये सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड आपको कराएंगे, जिससे आपको कार्बोकेटायन से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इन इन्फ्लुएंस्ड बाय रिजोनेंस। अगर कोई मॉलिक्यूल्स है उस पर रिजोनेंस पाया जा रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगला है हाइपर कॉन्जुगेशन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है हाइपर कॉन्जुगेशन पे भी। अगला है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट भी आप देखते हैं कितना इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, किसका इंडक्टिव इफेक्ट कम है। अगला चीज़ है आप मेजोमेरिक इफेक्ट भी देखते हैं। लेकिन अगर आपको आर्डर अरेंज करना हो कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किस में आएगी, अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में रिजोनेंस भी पाया जा रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी पाया जा रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट भी पाया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें रिजोनेंस होगा। इसीलिए जब आप बात करते हैं एलाइल कार्बोकेटायंस की, अगर आप बात करें एलाइल कार्बोकेटायंस की, तो उसमें अगर आप देखते हैं तो एलाइल कार्बोकेटायंस के केस में यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या होता है, रिजोनेंस में होता है। लेकिन वहीं अगर आपको करना है CH3 CH2 CH2 प्रोपाइल कार्बोकेटायंस की, तो उस कंडीशन में कोई भी रिजोनेंस नहीं पाया जाता है। तो इसलिए एलाइल वाला जो कार्बोकेटायन होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो रिजोनेंस को आप सबसे पहली प्रेफरेंस देंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में रिजोनेंस ज़्यादा है तो वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लेस हो जाएगा, यानी सबसे पहली प्राथमिकता आप क्या देंगे, रिजोनेंस को देंगे। उसके बाद मेजोमेरिक इफेक्ट को देंगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को देंगे, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को देंगे। यानी ये तीनों स्टेबलाइज करते हैं कार्बोकेटायन को, चारों स्टेबल, लेकिन सबसे पहले रिजोनेंस क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा। तो अगला देखेंगे द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीजेज व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सिस्टम को, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, दे रहा है, तो वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। ये आपका कार्बोकेटायन है, यहाँ से CH3 लगा है, CH3 लगा है, CH3 लगा है। ये तीनों ग्रुप प्लस I ग्रुप हैं, यानी प्लस I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। तीनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन इस C+ को दे रहे हैं। इधर से ए भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर से ए भी दे रहा है, इधर से ए भी दे रहा है। तीनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के इतना ज़्यादा इसको स्टेबल बना दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल बना रहे हैं, यानी इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी थी तो इलेक्ट्रॉनों की कमी इसकी पूरी हो जा रही है। जबकि यहाँ से देखेंगे दो ही स्पीसीज जो हैं प्लस I ग्रुप शो कर रहे हैं, यानी दो ही स्पीसीज प्लस I ग्रुप शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो ही आपके स्ट्रक्चर्स मिलेंगे ऐसे, जिसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसकी क्या हो, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो एक ही ग्रुप ऐसा है जो इस सिस्टम को C+ को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो स्टेबिलिटी हाफ होगी कार्बोकेटायन थोड़ा सा लेस हो जाएगी। यहाँ पे C+ वैसे ही इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, जबकि यहाँ से इसको देने वाला कोई नहीं है, यहाँ पे देने वाला इसको कोई नहीं है, तो यानी क्या होगा, सबसे लेस स्टेबल होगा। ओवरऑल अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो इसके लिए हम बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल्स लेते हैं। C+ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, यानी इसके पास पैसों की कमी है। इसके पास पैसों की कमी है तो देने वाले 3 लोग बैठे हैं। यहाँ
आप इसके मौसा भी दे सकते हैं, मौसी भी दे सकती हैं, पापा मम्मी भी दे सकते हैं, तीनों लोग दे सकते हैं। लेकिन यहाँ C+ जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हेवी है, इसके देने वाले सिर्फ कौन से हैं? माना इसके मामा दे दिए, मौसी दे दी, और उसको तीसरा कोई नहीं दे सकता है, तो इससे थोड़ा सा पैसा इसके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ C+ ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, लेकिन इसको दे कौन रहा है, सिर्फ एक ही लोग दे रहे हैं, तो यानी इसकी थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, लेकिन देने वाला इसको क्या है, कोई नहीं है, यानी सबसे लेस स्टेबल हो जाएगा। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो गया। अब हम पहचानेंगे कौन सा प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा, कौन सा टर्सरी होगा, कौन सा मेथाइल कार्बोकेटाइंस होगा। जो भी कार्बन प्लस लगा है वो जितने अदर कार्बन से जुड़ा होगा वही उसका ऑर्डर होगा। C+ 1 2 3 3 अदर कार्बन से जुड़ा है अथवा 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे, टर्सरी कार्बोकेटाइंस। C+ 2 कार्बन से जुड़ा है यानी 2 CH3 अथवा 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा है तो उसे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बोलेंगे। C+ एक ही कार्बन से जुड़ा है यानी प्राइमरी कार्बोकेटाइंस होगा। C+ किसी अदर कार्बन से नहीं जुड़ा है तो इसका मेथाइल कार्बोकेटाइंस हो जाएगा। तो ये थे आपके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मेथाइल कार्बोकेटाइंस। डिग्री आप कैसे पहचानेंगे, C+ जितनी अदर कार्बन से जुड़ा होगा वही उसकी डिग्री होगी। 1 से जुड़ा होगा तो प्राइमरी होगा, 2 से जुड़ा होगा सेकेंडरी होगा, 3 से जुड़ा होगा तो टर्सरी होगा। अगला हम देखते हैं कि क्या होते हैं एलाइल कार्बोकेटाइंस और क्या होते हैं बिनाइल कार्बोकेटाइंस। डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पे अगर प्लस चार्ज है तो उसे एलाइल कार्बोकेटाइंस बोलते हैं। इसके अलावा अगर डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पे रेडिकल है तो उसे एलाइल रेडिकल्स बोलते हैं। डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे अगर प्लस चार्ज है तो उसे बिनाइल कार्बोकेटाइंस बोलते हैं। तो आप देखेंगे एलाइल और बिनाइल कार्बोकेटाइंस होते क्या हैं, दोनों कार्बोकेटाइंस आप समझेंगे। ये डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पे C+ लगा है, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे C+ लगा है। अगला चीज़ है, अगला एग्जाम्पल हम लिए, यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी अरेंज करना है। सबसे पहले अगर कुछ नहीं आता है आपको तो आप एक अनुसार स्टेबिलिटी अरेंज कर सकते हैं। कैसे स्टेबिलिटी अरेंज कर सकते हैं, आप देखते हैं कि ये कार्बन प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, एक कार्बन यहाँ जुड़ा है, दूसरा कार्बन यहाँ जुड़ा है, तीसरा कार्बन यहाँ पे जुड़ा है, यानी एक कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा है, यानी कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री। एक कार्बन यहाँ जुड़ा है, दूसरा कार्बन यहाँ जुड़ा है, 2 डिग्री। एक कार्बन ओनली 1 कार्बन से जुड़ा है, यानी कितना डिग्री हो गया, 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस हो गया। तो यहाँ पे आप कार्बोकेटाइंस जो देख रहे हैं वो कौन कौन से मिल गए, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। वैसे अगर आप अरेंज करना चाहेंगे तब भी अरेंज हो जाएगा कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल ए वाला होगा, फिर ए वाला होगा, फिर क्या होगा, ए वाला होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी हो गया। दूसरी चीज़ है, अगर ये कार्बोकेटाइंस आप देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक कार्बोकेटाइंस यहाँ पे इसके साथ भी रिजोनेंस में इन्वॉल्व होगा और उसके साथ भी रिजोनेंस में इन्वॉल्व होगा और इसके साथ भी रिजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, यानी यहाँ से सबसे ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, उसके बाद यहाँ से मिलेंगे और उसके बाद यहाँ से सबसे कम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। तो मोर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी। एक क्वेश्चन तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि यहाँ पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा मिल रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कैसे आप अरेंज करेंगे। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्या होगा, यहाँ पे CH+ होगा, CH होगा, डबल बॉन्ड होगा, CH2 होगा। ये आपका कैसा कार्बोकेटाइंस हो गया, ये आपका क्या हो गया, एलाइल कार्बोकेटाइंस होगा। एलाइल कार्बोकेटाइंस में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एलाइल कार्बोकेटाइंस होगा ये वाला होगा, इसमें क्या मिलेगा आपको, रिजोनेंस मिलेगा। दूसरी चीज़ है, आप ये वाला कार्बोकेटाइंस देखेंगे तो 1 2 3 डिग्री, एक तो ये 3 डिग्री का होगा और दूसरा क्या चीज़ क्या होगा आपका, यहाँ पे देखेंगे तो ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री का होगा, ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे रिजोनेंस तो एलाइल में है लेकिन इसके पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस भी है और 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो इतनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे और इसमें जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो क्या होंगे, थोड़ा सा कम होंगे। तो यहाँ जो रिजोनेंस के फैक्टर से इसको क्या कर देता है, ये डोमिनेट कर देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग टाइप है।
तो यहाँ पे जो होगा ये वाला फैक्टर्स क्या होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा फैक्टर्स होने का मतलब क्या है यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे रिजोनेंस फैक्टर है और 3 डिग्री कार्बोकेटायंस है जिससे 9 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 मिल रहे हैं। तो यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन भी बहुत ज़्यादा है और इंडक्टिव इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है और रिजोनेंस भी ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में अगर आपको स्टेबिलिटी का आर्डर अरेंज करना होगा तो सबसे ज़्यादा सेकेंड होगा, फिर रिजोनेंस फैक्टर आएगा, फर्स्ट होगा, फिर क्या होगा, थर्ड होगा। ये तो आपके आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी था। अगला चीज़ आप देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस में किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। रिजोनेंस इफेक्ट कैन फर्दर स्टेबलाइज कार्बोकेटायंस। इसके अलावा हम देखेंगे रिजोनेंस कैसे स्टेबलाइज करता है कार्बोकेटायंस का। बाय रिजोनेंस द पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम बियरिंग पॉजिटिव चार्ज गेट डिस्पर्स। रिजोनेंस के थ्रू ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पूरे सिस्टम में डिस्पर्स कर जाता है ओवर देन कार्बन एटम्स। देन दिस टेंडर्स स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायंस। द मोर द canonical स्ट्रक्चर फॉर द कार्बोकेटायन मोर स्टेबिलिटी। जितने ही ज़्यादा आपके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनेंगे कार्बोकेटायंस के, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, सिस्टम की स्टेबिलिटी होगी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर एलाइल और बेंजाइल कार्बोकेटायंस हैं और इसके साथ क्या है CH3 CH2 CH2+, ये क्या हो गया आपके प्रोपाइल कार्बोकेटायंस, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है एलाइल कार्बोकेटायंस है। तो एलाइल और प्रोपाइल कार्बोकेटायन में अगर आपको स्टेबिलिटी अरेंज करना होगा तो एलाइल वाला क्या होगा, इसके साथ रिजोनेंस में होगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जबकि प्रोपाइल कार्बोकेटायंस के साथ कोई रिजोनेंस नहीं होगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई प्रोपाइल कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल देन एलाइल कार्बोकेटायंस। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है वाई प्रोपाइल कार्बोकेटायंस इज लेस स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकेटायंस। तो बेंजाइल और एलाइल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है रिजोनेंस होने की वजह से। अब देखेंगे आप एलाइल और बेंजाइल्स के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, यानी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटायंस। तो एलाइल एंड बेंजाइल कार्बोकेटायन कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय रिजोनेंस एंड आर मोर स्टेबल। ये पॉजिटिव चार्ज देखेंगे आप, यहाँ से डिस्टर्ड होगा, फिर उसके बाद यहाँ से होगा। ये डिफरेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बेंजाइल कार्बोकेटायंस के बनाए हुए हैं। तो जितने ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अगर आपको देखना है तो बेंजाइल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल। इसके अलावा एलाइल का देखेंगे तो इसके 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, यानी पहला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए है और दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, ए वाला है। द आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजाइल एलाइल एंड आइसोप्रोपाइल। तो देखना है अगर आप बेंजाइल और एलाइल की बात करें तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा किस में है, जो भी स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा किस में पाई जा रही है, किस कार्बोकेटायंस में, C6H5CH2+। ये कौन सा है, बेंजाइल। अभी आपने ऊपर देखा कि बेंजाइल के कितने सारे स्ट्रक्चर रिजोनेटिंग पॉसिबल हैं, यानी सबसे ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी। फिर आपका एलाइल आ गया, एलाइल के भी 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो उसके बाद इसका होगा। इसके अलावा आप देखेंगे आइसोप्रोपाइल्स हैं। आइसोप्रोपाइल्स के क्या होंगे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कोई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन से इसकी स्टेबिलिटी होगी। अगला चीज़ हम देखेंगे C6H5 अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हैं ट्राई फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायंस और बेंजाइल कार्बोकेटायंस का और एलाइल कार्बोकेटायंस में, इन तीनों में आपको स्टेबिलिटी अरेंज करना है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं, कहीं भी स्टेबिलिटी का आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे वो नीट का क्वेश्चन पेपर्स हो, चाहे IIT JEE का हो, चाहे जिस कंपटीशन के एग्जाम्स का हो, ये सारे क्वेश्चन सारे कंपटीशन एग्जाम से लिए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो ट्राई फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन आपने देखा कैसे बन रहा था, इस अकॉर्डिंग बन रहा था, 3 फिनाइल रिंग तीनों पे लगे हुए थे, यहाँ भी PH कर दीजिए, यहाँ भी PH कर दीजिए। तो यहाँ पे तीनों रिंग के द्वारा सबसे ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, तो अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर C6H5CH2, यानी जो आपका क्या है C6H5CH2+ है, इससे ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें मिलेंगे। फिर एलाइल कार्बोकेटायन से इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी। आप यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ट्राई फिनाइल की होगी, फिर बेंजाइल की होगी, फिर एलाइल का होगा।
अगला क्वेश्चन हम देखेंगे द कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ 1 2 3 एलाइल एंड बेंजाइल। अगर इसमें देखना होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कीजिएगा और अपने नोट्स बुक में ज़रूर लिखिएगा। ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स बुक में ये सारे एक्सेप्शनल केस आप ज़रूर लिखेंगे। तो आपको बेंजाइल लेना है और एलाइल लेना है। तो इस सब केसेस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका 3 डिग्री कार्बो, अब आपको इसमें देखना है कार्बोकेटायन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल 1 2 3 एलाइल एंड बेंजाइल कार्बोकेटायंस। तो यहाँ पे बेंजाइल्स का तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन जो 3 डिग्री कार्बोकेटायंस होगा उसकी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स और इंडक्टिव इफेक्ट इसका इतना हावी हो जाता है कि इस केस में जो बेंजाइल है इसकी स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाती है। और सबसे ज़्यादा किसका हो जाता है? CH3+ का, फिर बेंजाइल का, फिर एलाइल का, फिर आपका आइसोप्रोपाइल का, फिर आपका प्रोपाइल का, फिर आपका क्या हो जाएगा? प्राइमरी कार्बोकेटायन, फिर मेथाइल कार्बोकेटायंस। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। अगला चीज़ है द कार्बोकेटायन इज स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेट्रोएटम। कभी कभी स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज कर जाती है? प्रेजेंस ऑफ हेट्रोएटम, किसी भी हेट्रोएटम की प्रेजेंस से। अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स उसमें हेट्रोएटम लगा हुआ है और कोई आपका सिंपल मॉलिक्यूल्स है, तो उस कंडीशन में आपका जो हेट्रोएटम वाली स्पीसीज होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि हेट्रोएटम क्या करेगा? उस सिस्टम को अपना इलेक्ट्रॉन देगा और उसके साथ रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एडजेसेंट टू द केटायनिक सेंटर, सच कार्बोकेटायन आर स्टेबलाइज्ड बाय रिजोनेंस। ऐसे कार्बोकेटायंस जो होंगे वो रिजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होंगे। अब इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है और प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट है, और कार्बोकेटायन 1 डिग्री है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो NH2 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और रिजोनेंस होगा। मीजोमेरिक भी इफेक्ट शो करेगा क्योंकि NH2 मीजोमेरिक भी देता है। उसके अनुसार 3 अल्फा हाइड्रोजन्स भी हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं इसके पास, जबकि 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस कंडीशन में इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगला हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आपको स्टेबिलिटी अरेंज करना होगा तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्सीजन क्या है, जो भी यहाँ पे क्या लगा है? कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन क्या है? 2 डिग्री का। यहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज होगा, इस कार्बन पे 2 डिग्री है। यहाँ पे कार्बोकेटायन भी 2 डिग्री है, वहाँ पे 1 डिग्री है, वहाँ पे 1 डिग्री है। तो सबसे पहले ये 1 डिग्री तो होंगे नहीं, होगा तो इन्हीं 2 डिग्री में से कोई। अब इसके साथ क्या है? यहाँ CH3 लगा है, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास क्या है? CH3 यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स है, और इसके साथ साथ हेट्रोएटम लगा हुआ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा और इसके साथ रिजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे प्लस रिजोनेंस होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन ए इज दी क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये भी स्टेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे भी वही जो हमने प्रीवियस अभी डिस्कस किया है, एग्जाम्पल्स 2 बार हमने ले लिया है कि कौन सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री होगा, फिर बेंजाइल होगा, फिर एलाइल होगा, फिर प्राइमरी होगा, फिर मेथाइल्स होगा। अगला एग्जाम्पल्स जो हम लिए हैं स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस का, सारे एग्जाम्पल्स आपके नोट्स बुक में ज़रूर नोट होना चाहिए। आप सारे लोग इसको नोट बुक में ज़रूर नोट करें। आपको जो जो टॉपिक लग रहा है, आपको मुश्किल से 4 ही पेज लिखना है, 4 पेज में आपके सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। तो आपको रिजोनेंस यहाँ पे देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स इसके साथ क्या है? रिजोनेंस में है, ये भी रिजोनेंस में है, इसमें कोई रिजोनेंस नहीं है। तो सबसे कम स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी। ये चीज़ आप याद रखेंगे, सबसे कम स्टेबल हो जाएगा ये। अगला चीज़ है, अब अगले इन दोनों में अगर आपको देखना है, रिजोनेंस इसमें भी है, रिजोनेंस इसमें भी है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की, तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, 2 यहाँ है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे? 5 होंगे। इसमें क्या होंगे? 2 ही होंगे। तो मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर रिज हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा अल्फा स्टेबिलिटी किसकी होगी? आपके फर्स्ट वाले की होगी, यानी ए मोर स्टेबल होगा, फिर ए होगा, ए लेस स्टेबल होगा। तो अगर आपको कहीं भी किसी भी स्टेबिलिटी देखना तो उसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, और उसके साथ साथ रिजोनेंस देख लीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट देख लीजिए। सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए आप टिक करेंगे कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। इस कंडीशन में देखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो CH+ 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहाँ भी 1 डिग्री, वहाँ भी 1 डिग्री, तीनों के केस में 1 ही डिग्री कार्बोकेटायन है। अब आपको क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन देख लेना है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। सॉरी, यहाँ पे sp3 लिखा गया है,
क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है, परसेंटेज करेक्टर्स यहाँ पे 50% है, परसेंटेज करेक्टर अगर इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इसमें अगर स्टेबिलिटी लगाना होगा तो सबसे ज़्यादा sp3, फिर sp2, फिर sp होगा। यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, sp होगा। अगला चीज़ देखेंगे, द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन इंक्रीजेज विथ ईच एडिशनल साइक्लोप्रोपेन रिंग। जो भी आपके साइक्लोप्रोपिल कार्बोकेटाइंस होगा उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी जैसे जैसे आप नंबर ऑफ साइक्लोप्रोपेन ग्रुप को बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, वैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो क्या करिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। 1 कार्बन 2 कार्बन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। ओनली 1 कार्बन 1 कार्बोकेटाइन, सबसे ज़्यादा क्या होगी, इसकी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी। उसके अलावा जैसे जैसे अगर आप साइक्लोप्रोपेन रिंग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सबसे ज़्यादा इसकी होगी, फिर इसकी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगे हुए हैं, अथवा इस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव की जगह पे जिसे आप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप बोल रहे हैं, EWG, लाइक NO2, Br, Cl, F, ये सारे ग्रुप अगर किसी मॉलिक्यूल्स में लगे हुए हैं एडजेसेंट टू दी कार्बन एटम्स बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, मेक्स दी कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल। अब यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप अगर लगा हुआ किसी सिस्टम में, NO2, Br, Cl, ये सब ग्रुप अगर किसी सिस्टम में लगे हैं तो वहाँ की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। यहाँ पे देखिए कि NO2 ग्रुप लगा है, यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है। अब इसमें आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अरेंज करना है। सारे में कार्बोकेटाइंस क्या है, 1 ही डिग्री हैं, तो आप स्टेबिलिटी 1, 2, 3 के आधार पे नहीं अरेंज कर पाएंगे। ये NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, अट्रैक्टिंग ग्रुप है, यानी सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो एक तो ये कार्बन CH2+ वैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉनों के डिफिशिएंट है, दूसरा है क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है सिस्टम से, खींच ले रहा है इलेक्ट्रॉन NO2 ग्रुप, तो ये -m इफेक्ट शो करता है। अगर -m इफेक्ट शो करता है, दूसरा -I इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है NO2। तो अगर सिस्टम से और इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसी अनुसार क्लोरीन की अगर बात करें तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा, यानी सिस्टम से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच लेगा, ले लेगा सिस्टम से इलेक्ट्रॉन। एक तो CH2+ पहले से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, दूसरा है Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, -I इफेक्ट यहाँ पे भी लगेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन क्या बच्चा, OH। आपने कहा कि कोई भी अगर हेटेरो एटम लगा होगा तो क्या करेगा, यहाँ से मेजोमेरिक इफेक्ट +m इफेक्ट शो करेगा, यानी सिस्टम को अपना लोन पेयर प्रोवाइड करेगा और इसके साथ क्या करेगा, रिजोनेंस बना लेगा, यानी +m ग्रुप अगर लगा तो इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो अगर स्टेबलाइज कर रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। तो C वाला क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। A में आपके कोई ग्रुप नहीं लगा है तो उससे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद D वाला स्टेबिलिटी होगा, B सबसे कम स्टेबल होगा NO2, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की, तो सबसे ज़्यादा आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी, CADV, ये आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से है, जिसमें आप देखेंगे कि जो भी ग्रुप्स है वो लगा हुआ है, यहाँ पे CH2+ के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, CH2+ के साथ OCH3 ग्रुप लगा है, CH2+ के पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे CH2 सिंगल ग्रुप है। तो यहाँ पे CH3 क्या शो कर रहा है, +I इफेक्ट शो कर रहा है, +I ग्रुप शो कर रहा है, यानी सिस्टम को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, प्रोवाइड करा रहा है, दे रहा है। तो अगर इसके अलावा अगर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो इस सिस्टम को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स देंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन देंगे लोन पेयर के थ्रू अपना रिजोनेंस करके, तो इसके रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ये भी क्या करेगा, हेटेरो एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, यानी यहाँ दोनों क्या करेंगे, +m इफेक्ट ग्रुप है, +m ग्रुप है तो ये रिजोनेंस स्टेबलाइज होंगे। अब आपको OH और OCH3 में देखना है कि किसका मेजोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा है। तो OH ग्रुप जो है उसका मेजोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा है, मेजोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा है उसका, तो इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब
सबसे ज़्यादा मेजोमेरिक इफेक्ट OH का होगा, फिर OCH3 का हो, तो A की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, फिर V की होगी। C और D में अरेंज करना होगा तो C में नंबर ऑफ क्या लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस I ग्रुप लगा है, अल्फा हाइड्रोजन लगा है, तो C का होगा, फिर D का होगा। तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो गया। अब हम लास्ट सेशन देखेंगे कार्बोकेटाइन को आप जनरेशन कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं आप कार्बोकेटाइंस, कैसे आप जनरेट कर सकते हैं, इनकी प्रिपरेशन का और मेथड्स क्या है। तो सबसे पहला जो इसका बेस्ट मेथड है फ्रॉम एल्कोहल्स, आप एल्कोहल्स ले लीजिए जिसका जनरल फार्मूला क्या होगा, ROH होगा, यानी एल्कोहल्स ऑन ट्रीटमेंट विथ एसिड। जब भी आप एल्कोहल्स की रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ कराएंगे, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, किसी भी एसिड के साथ कराएंगे तो H+ होगा और H2SO4 होगा। आप देखेंगे दोनों कंडीशन में जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, पहला जनरेशन है कि आप एल्कोहल से कर दीजिए। एल्कोहल से आप कैसे करेंगे, एल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विथ एसिड गेट प्रोटोनेटेड एंड दे फार्म लॉस ऑफ वाटर मालिक्यूल टू फार्म कार्बोकेटाइंस। तो पहला क्या है, आप एल्कोहल्स की रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ कराएंगे तो एसिड क्या होगा आपका, H+ देता है। जितने भी आपके एसिड्स होंगे सब क्या करेंगे, H+ डोनेट करेंगे। OH एल्कोहल्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर अपना H+ को देगा और इसके साथ ROH2+ बनाएगा। OH2+ यहाँ से लीव आउट होगा, R+ बनाएगा, H2O बनाएगा। अगला है फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स में क्या होगा, R के साथ X जुड़ेगा और उसके साथ आप सॉल्वेंट के रिएक्शंस कराएंगे और जो भी आपका बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये दोनों बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, R+ होगा, X- होगा। यहाँ से आप कार्बोकेटाइंस बना लिए। तीसरा मेथड्स है फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट्स। डाइजोनियम साल्ट्स में क्या होगा, N2 होगा, R के साथ आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन लगाएंगे, N के प्लस साथ क्या होगा, प्लस होगा, ये नाइट्रोजन यहाँ से N2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा और RS+ बच जाएगा। तो आपके डिफरेंट मेथड थे बनाने के लिए कार्बोकेटाइंस के। जनरेशन आप कार्बोकेटाइंस कैसे करेंगे, तो पहला मेथड था आप एल्कोहल से कर दीजिए, दूसरा मेथड था फ्रॉम एल्किल हैलाइड से कर दीजिए, तीसरा मेथड था फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट से कर दीजिए। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट के साथ। नेक्स्ट इंटरमीडिएट जो भी आपका कार्बेनाइंस होगा, फ्री रेडिकल्स होगा, कार्बिन्स होगा, नाइट्रिन्स होगा। अब इसमें आपने देखा जो भी आपके इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स थे सारे एग्जाम्पल्स हमने करा दिया है। अब अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।